चलिए रिवाइज कीजिए 13.1.2 रिस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर्स को। बताइए क्या अनेक हैबिटेट की एबायोटिक कंडीशंस समय के साथ बदल सकती है? यदि हाँ तो इस तरह के हैबिटेट में रहने वाले ऑर्गेनिज्म इन स्ट्रेसफुल कंडीशंस को कैसे फेस करते हैं या कैसे उन कंडीशंस में अपने आप को मैनेज करते हैं। हैविंग रियलाइज्ड दैट द एबायोटिक कंडीशन ऑफ मेनी हैबिटेट्स may vary drastically in time. We now ask how do the organisms living in such habitats cope to manage with stressful conditions. But before attempting to answer this question, we should perhaps ask first why a highly variable external condition should bother organism after all. जी हाँ, अनेक हैबिटेट की एबायोटिक कंडीशन समय के साथ बदल सकती है। इस तरह के हैबिटेट में रहने वाले ऑर्गेनिज्म इन स्ट्रेसफुल कंडीशन को फेस करने के लिए कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट को इवॉल्व किए हैं। यह इंटरनल एनवायरनमेंट सभी बायोकेमिकल फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस को मैक्सिमम एफिशिएंसी से होने देता है और इस प्रकार स्पीसीज की ओवरऑल फिटनेस बढ़ता है। यह कॉन्स्टेंसी बॉडी की ऑप्टिमम टेम्परेचर और बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन के रूप में हो सकती है। जी हाँ, यह कॉन्स्टेंसी बॉडी की ऑप्टिमम टेम्परेचर और बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन के रूप में हो सकती है। होम्योस्टैसिस किसको कहते हैं? जी हाँ, ऑर्गेनिज्म द्वारा इंटरनल एनवायरनमेंट की कॉन्स्टेंसी को मेंटेन करने के प्रोसेस को होम्योस्टैसिस कहते हैं। बाहरी इन्वायरमेंटल कंडीशंस के बदलने के अतिरिक्त ऑर्गेनिज्म अपने होम्योस्टैटिस को बनाए रखता है। इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को स्पष्ट करने के लिए एक एनालॉजी को देखते हैं। माना एक पर्सन 25 डिग्री सेल्सियस पर अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकता है और जब बाहर स्कॉचिंग हॉट यानी कि झुलसाने वाला या फ्रीजिंग कोल्ड हो तब भी वो अपना टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस बनाए रखना चाहता है। यह घर में, कार में और वर्क पैलेस पर समर में एयर कंडीशनर और विंटर में हीटर लगा के किया जा सकता है। यहाँ पर्सन की होम्योस्टेटिस को फिजियोलॉजिकल साधनों के अलावा आर्टिफिशियल प्रोसेस द्वारा मेंटेन किया जाता है। दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म इन सिचुएशन में कैसे रह सकते हैं? आओ हम वेरियस पॉसिबिलिटीज को देखते हैं। चलिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिज्मिक रिस्पॉन्स को कम से कम 20 से 30 बार बनाइए। एक्सटर्नल लेवल वर्सेस इंटरनल लेवल का यह ग्राफ बनाइए जिसमें कॉन्फर्मर्स, रेगुलेटर्स, पार्शियल रेगुलेटर्स दिखाया गया हो। दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन सिचुएशन में कैसे रह सकते हैं? आओ हम वेरियस पॉसिबिलिटीज को देखते हैं। वेरियस पॉसिबिलिटीज में अभी हम 4 पॉसिबिलिटीज को देख सकते हैं। फर्स्ट, रेगुलेट। सेकंड, कॉन्फर्म। थर्ड, माइग्रेट और फोर्थ, सस्पेंड। चलिए रिवाइज कीजिए फर्स्ट रेगुलेट को। कुछ ऑर्गेनिजम्स होम्योस्टैटिस को फिजियोलॉजिकल यानी कि कभी कभी बिहेवियोरल साधनों द्वारा मेंटेन करते हैं जिससे बॉडी टेम्परेचर, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन आदि कांस्टेंट रहते हैं। इस प्रकार के रेगुलेशन यानी कि थर्मो रेगुलेशन और ऑस्मो रेगुलेशन को बनाए रखने में कौन कौन से स्पीसीज सक्षम होते हैं बताइएगा। जी हाँ, कुछ ऑर्गेनिजम्स होम्योस्टैसिस को फिजियोलॉजिकल यानी कि कभी कभी बिहेवियोरल साधनों द्वारा मेंटेन करते हैं जिससे बॉडी टेम्परेचर, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन आदि कांस्टेंट रहते हैं। इस प्रकार के रेगुलेशन यानी कि थर्मो रेगुलेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन को बनाए रखने में निम्न
स्पीसीज स्ट्रक्चर में। फर्स्ट, ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स। सेकेंड, वेरी फ्यू लोअर वर्टिब्रेट। थर्ड, सम इनवर्टिब्रेट। जी हाँ, some organisms are able to maintain homeostasis by physiological यानी कि sometimes behavioral also means which ensures constant body temperature, constant osmotic concentration, etc. All birds and mammals and a very few lower vertebrate and invertebrate species are indeed capable of such regulation, that is thermoregulation and osmoregulation. जी हाँ, some organisms are able to maintain homeostasis by physiological यानी कि sometimes behavioral also means which ensures constant body temperature, constant osmotic concentration, etc. All birds and mammals and a very few lower vertebrate and invertebrate species are indeed capable of such regulation, that is thermoregulation and osmoregulation. इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट का मानना है कि मैमल सफल है। क्यों? जी हाँ, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट का मानना है कि मैमल्स सफल है क्योंकि वह बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, फिर चाहे वे अंटार्कटिका में रहें या सहारा डेजर्ट में। जी हाँ, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट बिलीव दैट द सक्सेस ऑफ mammals is largely due to their ability to maintain a constant body temperature and thrive whether they live in Antarctic or in the Sahara Desert. बताइए क्या मोस्टली मैमल्स मनुष्य वाले मैकेनिज्म के द्वारा बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं? यदि हाँ, तो हम बॉडी का टेम्परेचर कितने डिग्री सेल्सियस बनाए रखते हैं? जी हाँ, मोस्टली मैमल्स मनुष्य वाले मैकेनिज्म के द्वारा बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। हम बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस बनाए रखते हैं। जी हाँ, द मैकेनिज्म यूज्ड बाय मोस्ट मैमल्स टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर आर सिमिलर टू द ones that we humans use. We maintain a constant body temperature of 37 डिग्री सेल्सियस। समर में बाहरी टेम्परेचर हमारे बॉडी टेम्परेचर से अधिक होता है, तब हम स्वीट की इवोपोरेशन से बॉडी की टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। विंटर में बाहरी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से काफ़ी कम होता है। उस समय हम शिवरिंग यानी कांपते हैं, जो एक प्रकार की एक्सरसाइज है और जिससे हीट प्रोड्यूस होती है तथा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। जी हाँ, इन समर व्हेन outside temperature is more than our body temperature, we sweat profusely. The resulting evaporative cooling, similar to what happens with a desert cooler in operation, brings down the body temperature. In winter, when the temperature is much lower than 37 degrees Celsius, we start to shiver, a kind of exercise which produces heat and raises the body temperature. बताइए क्या प्लांट्स में इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कोई मैकेनिज्म होती है? जी नहीं, प्लांट्स में इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं होती। जी हाँ, प्लांट्स ऑन द अदर हैंड डू नॉट हैव सच मैकेनिज्म टू मेंटेन इंटरनल टेम्परेचर्स। जी हाँ, प्लांट्स ऑन द अदर हैंड डू नॉट हैव सच मैकेनिज्म टू मेंटेन इंटरनल टेम्परेचर्स। रिवाइज कीजिए सेकेंड पॉसिबिलिटी कॉन्फर्म को। बताइए लगभग कितना परसेंट एनिमल्स और कितना प्लांट्स कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन नहीं रख सकते हैं?
जी हाँ, लगभग 90% एनिमल्स और लगभग सभी प्लांट्स कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन नहीं रख सकते हैं। इनका बॉडी टेम्परेचर वातावरण के टेम्परेचर के अनुसार बदलता है। जी हाँ, एन ओवरवेलमिंग मेजोरिटी यानी कि 99% ऑफ एनिमल्स एंड नियरली ऑल प्लांट्स कैन नॉट मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद द एम्बियंट टेम्परेचर। बताइए कॉन्फॉर्मर्स क्या कहलाते हैं? जी हाँ, लगभग 99% और लगभग सभी प्लांट्स कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन नहीं रख सकते हैं। इनका बॉडी टेम्परेचर वातावरण के टेम्परेचर के अनुसार बदलता है। एक्वाटिक एनिमल्स में बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन उसके सराउंडिंग में उपस्थित वाटर की ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन के अनुसार बदलती रहती है। ये एनिमल्स और प्लांट्स कॉन्फॉर्मर्स कहलाते हैं। जी हाँ, एन ओवरवेलमिंग मेजोरिटी यानी कि 99% ऑफ एनिमल्स एंड नियरली ऑल प्लांट्स कैन नॉट मेंटेन a constant internal environment. Their body temperature changes with ambient temperature. In aquatic animals, the osmotic concentration of the body fluids changes with that of the ambient air, water osmotic concentration. These animals and plants are simply conformers. ये कन्फॉर्मर्स विकसित होकर रेगुलेटर्स क्यों नहीं बन जाते, जबकि कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट लाभदायक होता है? अगर आप ध्यान दें तो पाएंगे कि सभी लोग चाहते हैं कि उनके पास एयर कंडीशनर हो, लेकिन कितने लोग इसे खरीद सकते हैं? ज़्यादातर लोग समर में स्वेटिंग के द्वारा बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस से काम चला लेते हैं। जी हाँ, considering the benefits of a constant internal environment to the organism, we must ask why these conformers had not evolved to become regulators. Recall the human analogy we use above. Much as the like, how many people can really afford an air conditioner? Many simply sweat it out and resign themselves to some optimal performance in a hot summer months. कई ऑर्गेनिजम्स के लिए थर्मो रेगुलेशन करना एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव है। यह श्रीव्स और हमिंग बर्ड्स जैसे स्मॉल एनिमल्स के लिए सच है। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, कई ऑर्गेनिजम्स के लिए थर्मो रेगुलेशन करना एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव है। यह श्रीव्स और हमिंग बर्ड्स जैसे स्मॉल एनिमल्स के लिए सच है। जी हाँ, थर्मो रेगुलेशन इज एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव फॉर many organisms. This is particularly true for small animals like shrews and hummingbirds. हीट का फायदा या नुकसान किसका फंक्शन है? जी हाँ, हीट का फायदा या नुकसान सरफेस एरिया का फंक्शन है। हीट लॉस और हीट गेन इज अ फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया। हीट का फायदा या नुकसान सरफेस एरिया का फंक्शन है। स्मॉल एनिमल्स का सरफेस एरिया उनके वॉल्यूम की अपेक्षा ज़्यादा होता है, इसलिए कोल्ड डे में इनकी बॉडी की हीट बहुत तेज़ी से कम होती है। ऐसी कंडीशन में मेटाबॉलिज्म द्वारा हीट प्रोड्यूस करना एक्सपेंसिव होता है। इसके कारण बहुत छोटे एनिमल्स पोलर रीजन में रेयरली ही पाए जाते हैं। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, हीट का फायदा या नुकसान सरफेस एरिया का फंक्शन है। स्मॉल एनिमल्स का सरफेस एरिया उनके वॉल्यूम की अपेक्षा ज़्यादा होता है, इसलिए कोल्ड डे में इनके बॉडी की हीट बहुत तेज़ी से कम होती है। ऐसी कंडीशन में
मेटाबॉलिज्म द्वारा हीट प्रोड्यूस करना एक्सपेंसिव होता है। इसके कारण बहुत छोटे एनिमल्स पोलर रीजन में रेयरली ही पाए जाते हैं। जी हाँ, हीट लॉस और हीट गेन इज अ फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया। सिंस स्मॉल एनिमल्स हैव larger surface area relative to their volume, they tend to lose body heat very fast when it is cold outside. Then they have to expend much energy to generate body heat through metabolism. This is the main reason why very small animals are rarely found in polar regions. जी हाँ, हीट लॉस और हीट गेन इज अ फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया। सिंस स्मॉल एनिमल्स हैव larger surface area relative to their volume, they tend to lose body heat very fast when it is cold outside. Then they have to expend much energy to generate body heat through metabolism. This is the main reason why very small animals are rarely found in polar regions. इवोल्यूशन के दौरान कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन बनाए रखने की कॉस्ट्स और बेनिफिट्स दोनों को कंसीडर किया जाता है। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, इवोल्यूशन के दौरान कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन बनाए रखने की कॉस्ट्स और बेनिफिट्स दोनों को कंसीडर किया जाता है। जी हाँ, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन द costs and benefits of maintaining a constant internal environment are taken into consideration. केवल लिमिटेड रेंज वाली इन्वायरमेंटल कंडीशन में कुछ स्पीसीज ने रेगुलेशन की क्षमता विकसित की है। इन्वायरमेंटल कंडीशन की रेंज बढ़ने पर ये कॉन्फर्मर्स हो जाते हैं। अगर स्ट्रेसफुल कंडीशंस लोकलाइज्ड या केवल शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो तो ऑर्गेनिजम्स के पास दो अन्य अल्टरनेटिव्स होते हैं, माइग्रेट और सस्पेंड। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, केवल लिमिटेड रेंज वाली इन्वायरमेंटल कंडीशन में कुछ स्पीसीज ने रेगुलेशन की क्षमता विकसित की है। इन्वायरमेंटल कंडीशन की रेंज बढ़ने पर ये कन्फर्मर हो जाते हैं। अगर स्ट्रेसफुल कंडीशंस लोकलाइज्ड या केवल शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो तो ऑर्गेनिजम्स के पास दो अन्य अल्टरनेटिव्स होते हैं, माइग्रेट एंड सस्पेंड। जी हाँ, some species have evolved the ability to regulate but only over a limited range of environmental condition beyond which they simply conform. If the stressful external conditions are localized or remain only for a short duration, the organisms have two other alternatives for survival. That is migrate and suspend. चलिए माइग्रेट को रिवाइज कीजिए। बताइए माइग्रेट करना किसको कहते हैं? जी हाँ, ऑर्गेनिज्म स्ट्रेसफुल हैबिटेट से टेम्पोरेरली अधिक हॉस्पिटेबल यानी कि अनुकूल एरिया में चला जाए और स्ट्रेसफुल पीरियड बीतने के बाद वापस लौट आए तो इसे माइग्रेट करना कहते हैं। जी हाँ, दी ऑर्गेनिज्म कैन मूव अवे टेम्पोरेरली फ्रॉम दी stressful habitat to a more hospitable area and return when a stressful period is over. ह्यूमन एनालॉजी में जैसे समर में व्यक्ति दिल्ली से शिमला चला जाए, कई एनिमल्स पार्टिकुलरली बर्ड्स विंटर में लंबी दूरी का माइग्रेशन करके अधिक हॉस्पिटेबल एरियाज में चले जाते हैं। जी हाँ, इन ह्यूमन एनालॉजी दिस स्ट्रेटजी is like a person moving from Delhi to Simla for the duration of summer. Many animals, particularly birds, during winter undertake long distance migration to more hospitable areas.
विंटर में साइबेरिया और अन्य एक्सट्रीमली कोल्ड नॉर्दर्न रीजन से आने वाले माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए राजस्थान का कौन सा पार्क होस्ट की तरह काम करता है? जी हाँ, प्रत्येक विंटर में साइबेरिया और अन्य एक्सट्रीमली कोल्ड नॉर्दर्न रीजन से आने वाले माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए क्योलाडो नेशनल पार्क यानी कि भरतपुर राजस्थान होस्ट का काम करता है। जी हाँ, एवरी विंटर द फेमस क्योलाडो नेशनल पार्क भरतपुर इन राजस्थान hosts thousands of migratory birds coming from Siberia and other extremely cold northern regions। रिवाइज कीजिए फोर सस्पेंड को। बताइए क्या बैक्टीरिया फंजाई और लोअर प्लांट्स में विभिन्न प्रकार के थिक वाल वाले स्पोर्स पाए जाते हैं? ये स्पोर्स इन्हें किससे बचने में हेल्प करते हैं? जी हाँ, बैक्टीरिया फंजाई और लोअर प्लांट्स में विभिन्न प्रकार के थिक वाल वाले स्पोर्स पाए जाते हैं। ये स्पोर्स इन्हें अनफेवरेबल कंडीशंस से बचाने में हेल्प करते हैं। सुटेबल इन्वायरमेंट मिलने पर स्पोर्स जर्मिनेट हो जाते हैं। जी हाँ, इन बैक्टीरिया फंजाई एंड लोअर प्लांट्स वेरियस काइंड्स ऑफ thick walled spores are formed which help them to survive unfavorable conditions. This germinate on availability of a suitable environment। हायर प्लांट्स में सीड्स और कुछ दूसरे वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स डिस्पर्सल में सहायता करते हैं। ये स्ट्रक्चर्स डिस्पर्सल में हेल्प करने के अलावा स्ट्रेसफुल पीरियड से निकलने में भी सहायक होते हैं। ये स्ट्रक्चर्स मॉइस्चर और टेम्परेचर की फेवरेबल कंडीशंस में जर्मिनेट होकर न्यू प्लांट्स बनाते हैं। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, हायर प्लांट्स में सीड्स और कुछ दूसरे वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स डिस्पर्सल में सहायता करते हैं। ये स्ट्रक्चर्स डिस्पर्सल में हेल्प करने के अलावा स्ट्रेसफुल पीरियड से निकलने में भी सहायक होती है। ये स्ट्रक्चर्स मॉइस्चर और टेम्परेचर की फेवरेबल कंडीशंस में जर्मिनेट होकर न्यू प्लांट्स बनाते हैं। जी हाँ, in higher plants, seeds and some other vegetative reproductive structures serve as means to tide over periods of stress. Besides helping in dispersal, they germinate to form new plants under favorable moisture and temperature condition। ऑर्गेनिजम्स अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कम करके डोरमेंसी अवस्था में जाकर ऐसा करते हैं। जी हाँ, they do so by reducing their metabolic activity and going into a state of dormancy। एनिमल्स यदि माइग्रेट नहीं कर सकते तो वह स्कैप यानी कि पलायन करके स्ट्रेस से बचता है। विंटर में बियर्स का हाइब्रेनेशन में जाना टाइम में स्कैप का एक एग्जाम्पल है। कुछ एसनेल्स और फिशेस समर में हीट की डेसिकेशन से बचने के लिए एस्टिवेशन में चली जाती है। अनफेवरेबल कंडीशन में लेक और पॉन्ड्स के कई जूप्लैंक्टन्स की स्पीसीज डायपोज में आ जाती है। डायपोज मतलब ए स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, एनिमल्स यदि माइग्रेट नहीं कर सकते तो वह स्कैप करके स्ट्रेस से बचता है। विंटर में बियर्स का हाइबरनेशन में जाना टाइम में स्कैप का एक एग्जाम्पल है। कुछ एसनेल्स और फिशेज समर में हीट और डेसिकेशन से बचने के लिए एस्टिवेशन में चली जाती है। अनफेवरेबल कंडीशन में लेक्स और पॉन्ड्स के कई जूप्लैंक्टन्स की स्पीसीज डायपोज में चली जाती है।
डायपॉज मतलब a stage of suspended development. जी हाँ, in animals, the organism, if unable to migrate, might avoid the stress by escaping in time. The familiar case of bears going into hibernation during winter is an example of escape in time. Some snails and fish go into estivation to avoid summer-related problem heat and desiccation. Under unfavorable conditions, many zooplankton species in lakes and ponds are known to enter diapause, a stage of suspended development. जी हाँ, in animals, the organism, if unable to migrate, might avoid the stress by escaping in time. The familiar case of bears going into hibernation during winter is an example of escape in time. Some snails and fish go into estivation to avoid summer-related problem heat and desiccation. Under unfavorable conditions, many zooplankton species in lakes and ponds are known to enter diapause, a stage of suspended development. जी हाँ, in animals, the organism, if unable to migrate, might avoid the stress by escaping in time. The familiar case of bears going into hibernation during winter is an example of escape in time. Some snails and fish go into estivation to avoid summer-related problem heat and desiccation. Under unfavorable conditions, many zooplankton species in lakes and ponds are known to enter diapause, a stage of suspended development. विंटर में बियर का हाइबरनेशन में जाना किसका एग्जाम्पल है? जी हाँ, विंटर में बियर का हाइबरनेशन में जाना टाइम में स्कैप का एक एग्जाम्पल है। जी हाँ, दी familiar case of bears going into hibernation during winter is an example of escape in time. जी हाँ, दी familiar case of bears going into hibernation during winter is an example of escape in time. दो एग्जाम्पल बताइए एस्टिवेशन में जाने वाले एनिमल्स की। जी हाँ, कुछ एस्नेल्स और फिशेस समर में हीट और डिसिकेशन से बचने के लिए एस्टिवेशन में चली जाती है। जी हाँ, सम एस्नेल्स एंड फिश गो इनटू एस्टिवेशन टू अवॉइड समर रिलेटेड प्रॉब्लम्स heat and desiccation. जी हाँ, some snails and fish go into estivation to avoid summer-related problems, heat and desiccation. Diapause यानी कि ए स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट को कौन शो करते हैं? जी हाँ, अनफेवरेबल कंडीशन में लैक्स और पॉन्ड्स के कई जूप्लैंक्टन्स की स्पीसीज डायापॉज में आ जाती है। डायापॉज मतलब ए स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट। जी हाँ, अंडर unfavorable conditions, many zooplankton species in lakes and ponds are known to enter diapause, a stage of suspended development. जी हाँ, under unfavorable conditions, many zooplankton species in lakes and ponds are known to enter diapause, a stage of suspended development. रिवाइज कीजिए 13.1.3 एडाप्टेशंस को। एनवायरनमेंट की एक्सट्रीम कंडीशन को फेस करने के लिए कुछ ऑर्गेनिज्म फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट द्वारा रिस्पॉन्स करते हैं, जबकि कुछ दूसरे बिहेवियर द्वारा अर्थात टेम्पोरेरीली कम स्ट्रेस वाले हैबिटेट में माइग्रेट कर जाते हैं। ये रिस्पॉन्स वास्तव में इनकी एडाप्टेशन भी है। आर यू एग्री विद दिस?
जी हाँ, एनवायरनमेंट की एक्सट्रीम कंडीशन को फेस करने के लिए कुछ ऑर्गेनिज्म फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट द्वारा रिस्पॉन्स करते हैं, जबकि दूसरे बिहेवियर द्वारा अर्थात टेम्पोरेरली कम स्ट्रेस वाले हैबिटेट में माइग्रेट कर जाते हैं। ये रिस्पॉन्सेस वास्तव में इनकी एडाप्टेशंस भी है। जी हाँ, while considering the various alternatives available to organisms for coping with extremes in their environment, we have seen that some are able to respond through certain physiological adjustments, while others do so behaviorally, that is, migrating temporarily to a less stressful habitat. These responses are also actually their adaptations. बताइए एडाप्टेशन क्या है? जी हाँ, एडाप्टेशन ऑर्गेनिज्म का मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियोरल गुण है जो उसे अपने हैबिटेट में सरवाइव और रिप्रोड्यूस करने के योग्य बनाता है। जी हाँ, एडाप्टेशन इज एनी attribute of the organism that is morphological, physiological, and behavioral that enables the organism to survive and reproduce in its habitat. कई एडाप्टेशन लंबे समय के इवोल्यूशन के बाद बने और जेनेटिकली फिक्स्ड हो गए हैं। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, कई एडाप्टेशंस लंबे समय के इवोल्यूशन के बाद बने और जेनेटिकली फिक्स्ड हो गए हैं। जी हाँ, मेनी एडाप्टेशंस have evolved over a long evolutionary time and are genetically fixed. नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में रहने वाला कंगारू रैट अपनी पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किसका ऑक्सीडेशन करता है? जी हाँ, नॉर्थ अमेरिका डेजर्ट में रहने वाले कंगारू रैट अपने पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इंटरनल फैट का ऑक्सीडेशन करते हैं। फैट के ऑक्सीडेशन में पानी एक बाई प्रोडक्ट है। कंगारू रैट में अपने यूरिन को कंसंट्रेट करने की क्षमता भी होती है, जिससे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को निकालने में मिनिमम वाटर यूज हो। जी हाँ, many adaptations have evolved over a long evolutionary time, are genetically fixed. In the absence of an external source of water, the kangaroo rat in North American desert is capable of meeting all its water requirements through its internal fat oxidation, that is, in which water is a byproduct. It also has the ability to concentrate its urine so that minimal volume of water is used to remove excretory product. अनेक डिजर्ट प्लांट्स की लीफ की सरफेस पर थिक क्यूटिकल होती है और उनके स्टोमाटा डीप पिट्स में अरेंज रहते हैं ताकि जी हाँ, अनेक डिजर्ट प्लांट्स की लीफ की सरफेस पर थिक क्यूटिकल होती है और उनके स्टोमाटा डीप पिट्स में अरेंज रहते हैं ताकि ट्रांसपीरेशन द्वारा वाटर लॉस कम हो। इनमें एक स्पेशल टाइप का फोटोसिंथेटिक पाथवे यानी कि सीएएम काम होता है, जिसकी वजह से ये अपने स्टोमाटा बंद रख सकते हैं। जी हाँ, मैनी डेजर्ट प्लांट्स हैव a thick cuticle on their leaf surfaces and have their stomata arranged in deep pits that is sunken to minimize water loss through transpiration. They also have a special photosynthetic pathway CAM यानी कि CAM that enables their stomata to remain closed during daytime. कुछ डिजर्ट प्लांट का नाम बताइए जिसमें लीव्स स्पाइन में बदल जाती है
और फोटोसिंथेसिस का कार्य फ्लैटेंड स्टेम द्वारा करती है। जी हाँ, कुछ डेजर्ट प्लांट्स जैसे ओपुन्शिया में लीव्स स्पाइन में बदल जाती है और फोटोसिंथेसिस का कार्य फ्लैटेंड स्टेम द्वारा होता है। जी हाँ, some desert plants like Opuntia have no leaves. They are reduced to spines and the photosynthetic function is taken over by the flattened stems. एलेंस रूल क्या है? जी हाँ, कोल्डर क्लाइमेट के एनिमल्स की ईयर और लिम्ब सामान्यतः छोटे होते हैं ताकि हीट लॉस कम हो सके। इसे एलेंस रूल कहते हैं। जी हाँ, मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट्स जनरली हैव shorter ears and limbs to minimize heat loss. This is called the Allen's rule. जी हाँ, mammals from colder climates generally have shorter ears and limbs to minimize heat loss. This is called the Allen's rule. ब्लबर किसका काम करता है? एक ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जिसमें ब्लबर पाया जाता है। एज पर एनसीईआरटी लाइन। जी हाँ, पोलर सी में एक्वाटिक मैमल्स जैसे सेल्स की स्किन के नीचे फैट यानी कि ब्लबर की थिक लेयर होती है। ब्लबर एक इंसुलेटर का काम करती है और इससे बॉडी द्वारा हीट लॉस कम होता है। जी हाँ, इन दी पोलर सीज एक्वाटिक मैमल्स लाइक seals have a thick layer of fat that is blubber below their skin that acts as an insulator and reduces loss of body heat. कुछ ऑर्गेनिजम्स में एडाप्टेशन फिजियोलॉजिकल होता है जिसकी वजह से ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन के प्रति क्विक रिस्पॉन्स करते हैं। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, कुछ ऑर्गेनिजम्स में एडाप्टेशंस फिजियोलॉजिकल होता है जिसकी वजह से ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन के प्रति क्विक रिस्पॉन्स करते हैं। जी हाँ, सम ऑर्गेनिजम्स possess adaptations that are physiological which allow them to respond quickly to a stressful situation. If you had ever been to any high altitude place that is more than 3,500 meter, Rohtas Pass near Manali and Leh, you must have experienced what is called altitude sickness. एल्टीट्यूड सिकनेस कहाँ महसूस होती है और इसके क्या सिम्टम्स हैं? जी हाँ, हाई एल्टीट्यूड में जाने पर एल्टीट्यूड सिकनेस महसूस होती है। नोजिया, फटीग और हार्ट पाल्पिटेशन एल्टीट्यूड सिकनेस के सिम्टम्स हैं। हाई एल्टीट्यूड में एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम होता है, इसलिए एनफ ऑक्सीजन नहीं मिलती है। जी हाँ, एल्टीट्यूड sickness symptoms include nausea, fatigue, and heart palpitation. This is because in the low atmospheric pressure of high altitudes, the body does not get enough oxygen. हाई एल्टीट्यूड में रहने पर शरीर धीरे धीरे एक्लिमेटाइज हो जाता है और एल्टीट्यूड सिकनेस महसूस नहीं होती। आपकी बॉडी ने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया? जी हाँ, हाई एल्टीट्यूड में रहने पर शरीर धीरे धीरे एक्लिमेटाइज हो जाता है और एल्टीट्यूड सिकनेस महसूस नहीं होती। ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम होने पर शरीर
इसको कॉम्पनसेट करता है बाय इंक्रीजिंग आरबीसी प्रोडक्शन, डिक्रीज बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन बाय इंक्रीज ब्रीदिंग रेट। जी हाँ, ग्रेजुअली you got acclimatized and stop experiencing altitude sickness. The body compensate oxygen availability by increasing red blood cell production, decreasing the binding affinity of hemoglobin, and by increasing breathing rate. Many tribes live in the high altitudes of Himalayas find out if they normally have a higher red blood cell count, that is, or total hemoglobin, than people living in the plains. बताइए क्या ज़्यादातर एनिमल्स में मेटाबॉलिक रिएक्शन और सभी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस नैरो टेम्परेचर रेंज में अच्छी होती है, दैट इज ह्यूमन में 37 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, ज़्यादातर एनिमल्स में मेटाबॉलिक रिएक्शंस और सभी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस नैरो टेम्परेचर रेंज में अच्छी होती है, ह्यूमन में जैसे 37 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, in most animals, the metabolic reactions and hence all the physiological functions proceed optimally in a narrow temperature range. That is, in humans, it is 37 degrees Celsius. हॉट स्प्रिंग्स और गहरे समुद्र में हाइड्रोथर्मल वेंट, जहाँ पर टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस होता है, में रहने वाले माइक्रोब्स, दैट इज आर्की बैक्टीरिया, कैसे फलते फूलते हैं। अंटार्कटिक वाटर यानी कि टेम्परेचर बिलो जीरो में रहने वाली फिशेज अपने फ्लूइड को फ्रीजिंग से कैसे बचाती है। मैराइन इनवर्टिब्रेट्स और फिशेज की कई वैरायटी गहरे समुद्र में रहती है, जहाँ का प्रेशर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 100 टाइम अधिक होता है। फिशेज ऐसे क्रशिंग प्रेशर में कैसे रहती है, और क्या उनमें कोई स्पेशल एंजाइम होते हैं। ऐसे एक्सट्रीम कंडीशन में रहने वाले ऑर्गेनिज्म बायोलॉजिकल एडाप्टेशन का एक फैसिनेटिंग अरे प्रदर्शित करते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स इन्वायरमेंटल चेंज का सामना करने के लिए बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज दिखाते हैं। मैमल्स में हाई टेम्परेचर से बचने के लिए फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, जबकि डिजर्ट की लिजार्ड में यह एबिलिटी नहीं होती। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, कुछ ऑर्गेनिजम्स इन्वायरमेंटल चेंज का सामना करने के लिए बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज दिखाते हैं। मैमल्स में हाई टेम्परेचर से बचने के लिए फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, जबकि डिजर्ट के लिजार्ड में यह एबिलिटी नहीं होती। जी हाँ, सम ऑर्गेनिजम्स शो बिहेवियरल responses to cope up with variations in their environment. Desert lizards lack the physiological ability that mammals have to deal with the high temperatures of their habitat. बताइए लिजार्ड किस रिस्पॉन्स के द्वारा अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाए रखती है। जी हाँ, लिजार्ड बिहेवियर रिस्पॉन्स के द्वारा अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाए रखती है। जी हाँ, लिजार्ड बिहेवियर रिस्पॉन्स के द्वारा अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाए रखती है। बताइए क्या लिजार्ड का बॉडी टेम्परेचर कंफर्ट जोन से नीचे आने पर वे सन से हीट एब्जॉर्ब करती है, और क्या एम्बियंट यानी कि परिवेश टेम्परेचर बढ़ने पर लिजार्ड छाया में चली जाती है। जी हाँ, लिजार्ड बिहेवियर रिस्पॉन्स के द्वारा अपने
बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाए रखती है। लिज़ार्ड का बॉडी टेम्परेचर कंफर्ट जोन से नीचे आने पर वे सन से हीट एब्जॉर्ब करती है। एम्बिएंट यानी कि परिवेश टेम्परेचर बढ़ने पर लिज़ार्ड छाया में चली जाती है। जी हाँ, डेजर्ट lizards lack the physiological ability that mammals have to deal with the high temperatures of their habitat, but manage to keep their body temperature fairly constant by behavioral means. They bask in the sun and absorb heat when their body temperature drops below the comfort zone, but move into shade when the ambient temperature starts increasing. क्या कुछ स्पीसीज में अबव ग्राउंड हीट से बचने के लिए सॉइल में फुर्रो यानी कि बिल बनाने की क्षमता होती है? जी हाँ, कुछ स्पीसीज में अबव ग्राउंड हीट से बचने के लिए सॉइल में बुर्रो यानी कि बिल बनाने की क्षमता होती है। जी हाँ, some species are capable of burrowing into the soil to hide and escape from the above ground heat.